हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, हम अंतरा भाग 2 यानी कि कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी साहित्य की पुस्तक के गद्य भाग के 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। 6वां पाठ था शेर, पहचान, साझा और 4 हाथ असगर वजाहत द्वारा लिखी हुई लघु कथाएं। अब आगे के पाठ है दोस्तों निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का यहाँ पर दोस्तों एक जहाँ कोई वापसी नहीं, एक आपका यात्रा वृत्तांत है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो कैसा यात्रा वृत्तांत है? और निर्मल वर्मा दोस्तों आपके गद्य भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रचनाकार हैं। ठीक है, कहानियों की दृष्टि से और आपके उपन्यासों की दृष्टि से। तो इनकी दोस्तों कुछ एक इनकी रचनाएं हैं जो आपको साहित्य की दृष्टि से आपको याद रखनी है। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कव्वे और काला पानी है वो किसकी रचनाएं है। इसके अलावा एक चिथड़ा सुख, ठीक है, चीड़ों पर चांदनी दोस्तों इनकी यात्रा वृत्तांत है। तो इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, नई कहानी आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। परिंदे कहानी है दोस्तों, वो आपकी इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। और परिंदे कहानी आपकी 2nd ग्रेड के सिलेबस में स्नातक स्तर की कहानियों के अंदर जो 4 कहानियां लगी हुई हैं उनमें लगी हुई है। तो आपको दोस्तों 2 जगह आपको निर्मल वर्मा को पढ़ना पड़ता है, एक तो यहाँ पर पुस्तक में और एक आपके स्नातक की जो कहानी लगी हुई है परिंदे, तो वहाँ पर आपको निर्मल वर्मा पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो है 1929 से 2005। ठीक है, निर्मल वर्मा का जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख लिखे तथा रिपोर्टाज लिखे हैं जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य में है। दोस्तों कहानियों के अंतर्गत निर्मल वर्मा है वो एक जाना पहचाना नाम है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। जब कहानी के अंदर ही दोस्तों आपके विभिन्न आंदोलन चले थे, जैसे समांतर कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन। तो नई कहानी आंदोलन को जिसने सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वो हैं आपके निर्मल वर्मा। परिंदे दोस्तों इनकी बहुत ही फेमस इनकी कहानी संग्रह है परिंदे, जिसमें 7वीं कहानी है आपकी परिंदे। जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी। दूसरी रचना आपको याद रखनी है कव्वे और काला पानी। बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, आदि कहानी संग्रह, वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। तो ये इनके दोस्तों उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इसमें से आपको एक चिथड़ा सुख और लाल टीन की छत है, ये आपको दोस्तों बहुत ही याद रखने हैं। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया है उनका उपन्यास है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निर्मल वर्मा के किस उपन्यास पर। दोस्तों ये जो परिचय दिया है इसमें से आप जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सब कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट है। रात का रिपोर्टर है कि निर्मल वर्मा के किस उपन्यास पर एक सीरियल तैयार किया गया है, तो रात का रिपोर्टर। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फेमस यात्रा वृत्तांत जब हम पढ़ेंगे तो निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी है। ठीक है, वो बहुत ही दोस्तों फेमस है
आपकी यात्रा वृत्तांत है। धुंध से उठती धुन, ये आपसे पूछा जा सकते हैं, दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके यात्रा संस्मरण संकलित हैं। शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह हैं, जिसमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है। 1985 में कव्य और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जा सकता है कि कव्य और काला पानी पर कौन सा पुरस्कार मिला, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्मल वर्मा को किस कहानी संग्रह पर मिला था। तो ज़्यादातर लोग हैं वो परिंदे का रहेंगे। दोस्तों सबसे फेमस इनकी कहानी परिंदे है, लेकिन जो कव्य और काला पानी है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उद्धरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। तो दोस्तों ये हैं आपके निर्मल वर्मा, जो आपके साहित्य की दृष्टि से, यहाँ इनका जो पाठ है वो तो यात्रा वृत्तांत है, वहाँ से जो क्वेश्चन है वो कम बनने की संभावना रहती है दोस्तों। लेकिन जब आप साहित्य के अंतर्गत आप कहानियों में निर्मल वर्मा है वो पढ़ेंगे तो इनसे मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल है। इनसे इनकी रचनाएँ हैं तो आप रचनाओं को ही याद कर लीजिए कि परिंदे इनकी फेमस कहानी संग्रह है। इसके अलावा कव्य और काला पानी, दो इनके दोस्तों फेमस कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा उपन्यासों की यदि हम बात करें तो लाल टीन की छत और एक चिथड़ा सुख, ठीक है, और रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है। यात्रा वृत्तांत है आपका, यहाँ पर यात्रा वृत्तांत लगा हुआ है, तो ये सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो यात्रा वृत्तांत है वो कहाँ से लिया गया है, और इनका चीड़ों पर चांदनी है वो क्या है, कौन सी विधा की रचना है। इसके अलावा चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का इनका यात्रा वृत्तांत है। कि जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुंध से संग्रह से लिया गया है। अब आपके लिए चीड़ों पर चांदनी दोस्तों इनका फेमस यात्रा वृत्तांत है, लेकिन धुंध से उठती धुंध मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो लगा हुआ है जहाँ कोई वापसी नहीं, वो आपके इसमें से लिया गया है, धुंध से उठती धुंध में से संग्रह किया गया है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जहाँ कोई वापसी नहीं में किस चीज़ के मुद्दे को उठाया गया है, इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो इसमें पर्यावरण विनाश और विस्थापन से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनको रेखांकित किया गया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा और मनुष्य अपनी समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। दोस्तों आज हम विकास की इतनी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि चाहे जहाँ नदियों को रोक करके हम बांध बना देते हैं, चाहे जहाँ हम खनन कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है, जो आदिवासी समाज है, जो दोस्त जंगलों में निवास करते हैं, उनको फिर वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, ठीक है, उनको वहाँ से अपना घरबार है उनका उजड़ जाता है, वो केवल एक खनन क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है। इसके विरोध में दोस्तों आपको पता है कि कई आंदोलन भी चले हैं। नर्मदा आंदोलन है, वो आपके सरदार सरोवर बांध परियोजना है उसके विरोध में चला था, ठीक है। तो बहुत सारे आंदोलन आपके यहाँ पर चले हुए हैं। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उजड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रकृति औद्योगिकता से पहले थी वो आज आप देख रहे हैं कि आज नहीं रही है। नदियों के किनारे, केदारनाथ में भी आपने देखा होगा कि जगह जगह आपको गंगा के किनारे वहाँ पर होटल बन चुकी हैं, यात्री आते हैं, कचरा फैलाते हैं। तो
जो पवित्र स्थल थे जहाँ पर प्रकृति शुद्ध थी। हिमालय पर दोस्तों प्रकृति शुद्ध थी, लेकिन आज भी बहुत ऊंचाई तक हिमालय पर भी दोस्तों हेरिटेज होटल हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, गर्मियों में वहाँ पर मकान ले लिए हैं लोगों ने, गर्मियों पर वहाँ बिताने जाते हैं। तो आज प्रकृति को मनुष्य ने कहीं पर भी नहीं छोड़ा है। जो प्रकृति का सौंदर्य था वो आज दिखाई नहीं देता है जैसा पहले हुआ करता था। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने बात की है और कहाँ की बात की है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी दोस्तों महसूस कर रहे हैं, यदि आप करना चाह रहे हैं दोस्तों हिंदी हब के साथ में पढ़ाई, तो दोस्तों हिंदी हब को कीजिए सब्सक्राइब। और आपको मेरे पाठ पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है, इसके विषय में दोस्तों आप सुझाव दीजिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मुझे किस दिशा में ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप यदि जुड़ेंगे, क्वेश्चन आंसरों की आप बात करेंगे, तो दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप है वो बना दूंगा, लेकिन आप बात तो करें। ठीक है, 2-4 दोस्त 10-5 दोस्त भी जुड़ेंगे दोस्तों, तो हम उनके साथ में ही, भले कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 1000-2000 नहीं जुड़ें, 10-20 दोस्त भी जुड़ेंगे तो उनके साथ में ही हमें इन किताबों को दोस्तों अध्ययन कर लेंगे। हिंदी साहित्य का भी दोस्तों अध्ययन कर लेंगे। नहीं दोस्तों, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप जब चाहे, जब आपकी मर्जी हो तब आप देख सकते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन सबसे पहले आपका क्या पूछा जाएगा, निर्मल वर्मा के साहित्य संबंधी रचनाओं से। ठीक है, कि कब्बे और काला पानी किसकी रचना है, रात का रिपोर्टर किसकी रचना है, परिंदे किसकी रचना है। तो ये आपके पहले पाठ पर अच्छे से हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जहाँ कोई वापसी नहीं, नमक यात्रा वृत्तांत किस से संग्रह से लिया गया है, तो धुंध से उठती धुंध से लिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सिंगरौली 1983, इसमें दोस्तों किस क्षेत्र का वर्णन है, तो इसमें है आपके सिंगरौली क्षेत्र का वर्णन है, जिसको कि खनन क्षेत्र बना दिया गया था। आपको पता है कि सिंगरौली है वो कोयले के लिए विख्यात है। ठीक है, तो वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश का बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। ठीक है, इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगरौली क्षेत्र के किस गांव का वर्णन है, तो अमझर गांव का वर्णन है। आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। अमझर का क्या मतलब है कि जहां आम झरते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे गिरता है। कारण पूछने पर पता चला है कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे हैं। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। दोस्तों जैसे ही ये आप देखिए कि प्रकृति भी किस प्रकार से है वो विरोध करती है कि पहले आमों से, तो पहले अमझर के जो आम के वृक्ष थे उनसे आम झड़ते थे, पत्ते गिरते थे, लेकिन अब वो पेड़ हैं वो सूखने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम आज नहीं तो कल हम उजाड़ दिए जाएंगे, हमको काट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो सारा का सारा जो प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ पड़ा है, इसको उजाड़ दिया जाएगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो लगा दिए जाएंगे। तो ये प्रकृति भी दोस्तों संकेत करती है। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आपको पता है कि चिपको आंदोलन चला था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ था। देखिए तो सिंगरौली है एक पूरा का पूरा एक बहुत बृहद क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें एक नवा गांव है जिसके अंतर्गत विभिन्न गांव पड़ते हैं, उनमें ही एक गांव है अमझर। तो दोस्त है वो अमझर की बात कर रहा है लेखक। मेरे लिए दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांव से विस्थापित होकर कैसे अनाथ और उन्मूलित जिंदगी है बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी और दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स होता है गंदी बस्ती में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को
मिला। तो दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि जब विस्थापन होने से पहले जो आदमी रहता है, जैसे सिंगरौली में या नर्मदा जो उस क्षेत्र में रहता है, या फिर सुंदर जो चिपको आंदोलन हुआ था टेहरी गढ़वाल में, ठीक है, टेहरी बांध जो बना था, तो वहाँ पर जब आदमी रहता है तो वो कैसे प्राकृतिक सौंदर्य में रहता है। लेकिन जब उसके पास में विस्थापन हो जाता है उसका, सरकार है वो कुछ रुपए तो दे देती है कि आपको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे आपकी ज़मीन के, लेकिन उसके बाद है उसको घर है मुहैया नहीं हो पाता है, उसको अच्छा क्षेत्र है वो मुहैया नहीं हो पाता है, उसको गंदी बस्तियों में, कहीं स्लम्स में, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी है वो गुजारनी पड़ती है। तो इसी प्रकार भिखारियों की तरह ज़िंदगी उसको गुजारनी पड़ती है। तो इस तरह उनकी ज़िंदगी, पूरा परिवेश, पूरी संस्कृति, ठीक है, सब कुछ दोस्तों नष्ट हो जाता है। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोंपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची ज़मीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोंपड़े, आदमी, ढोर ढोंगर आधे पानी में आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया है, पानी में धंस गया है। किंतु यह भ्रम है, यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गाँव के भीतर चलें तो वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पांत में झुकी हुई धान के पौधे की छप-छप पानी में रोप रही हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगें और सिर पर चटाई की किश्ती नुमा हैट, जो फोटो या फिल्मों में देखते हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिड़ियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा आपको पता है कि वन्य अभयारण्य है, कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। यह समूचा दृश्य इतना सजीव और साफ है, अपनी स्वच्छ मासलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत की एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। झोंपड़े, खेत, ढोर यानी पशु, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर और बैढन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम नहीं होता कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम जरा करते थे। तो कितनी दोस्तों इनको विस्थापन की समस्या है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो इन लोगों को झेलनी पड़ती है। इनको दोस्तों रुपए तो मिल जाते हैं, मान लीजिए खेत है, ज़मीन है, उसके सारे के सारे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए मिल गए, लेकिन अब उनसे क्या होगा? अब वो दोबारा खेत तो नहीं खरीद सकते, अपना जो घर है उसको तो पहले ऐसा घर तो नहीं खरीद सकते। हालांकि उनको रहने के लिए 2-2 मकान, 2-2 कमरों की एक छत है वो मान के चले मुहैया भी करवा दी गई, तो फिर उससे क्या है? पहली जो सुकून की ज़िंदगी, प्रकृति के वातावरण में जो ज़िंदगी जी रहे थे वो तो नहीं जी सकते दोस्तों। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा है? तो जो विस्थापित हुए लोग हैं उनको दोस्तों आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया है। जो औद्योगिकरण के झंझावात से अपनी जगह से विस्थापित हो गए हैं उन्हें ही लेखक ने आधुनिक शरणार्थी कहा है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घरबार छोड़कर अब जो प्रकृति है और मनुष्य है उसके अंतर क्या है? प्रकृति भी दोस्तों मनुष्य को उजाड़ती है। यदि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया तो मनुष्य चला जाता है छोड़ करके, लेकिन मनुष्य जब उजाड़ता है तो उसका क्या अंतर है, वो लेखक क्या बता रहा है कि बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घरबार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते हैं। इसीलिए इस पाठ का जो नाम है वो है जहां कोई वापसी नहीं, कि अब आप औद्योगिकरण के कारण एक बार उजाड़ दिए जाओगे, ठीक है, एक बार आप बाहर निकाल लिए जाओगे तो फिर आपकी इस गांव में कोई भी वापसी नहीं होगी। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका पूरा परिवेश, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं।
एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है। सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता। मान लीजिए कि भाई आप कहीं पर बांध परियोजना बना रहे हैं, मान लीजिए रेगिस्तान है, वहाँ पर आप पेट्रोलियम निकाल रहे हैं या फिर आप पवन चक्की लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपको वहाँ की कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं, ये 2-4 लोगों को हटाना पड़ता है, तो कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को वही समस्या है। भाई रेगिस्तान में रहने से अच्छा है कि वो कहीं शहर में जाकर के रहें, ठीक है, अच्छा कमाएं खाएं, वहाँ ना फसल पैदा होती है, कुछ भी नहीं होता, वहाँ समस्या ही समस्याएं। लेकिन जहाँ पर प्रकृति वरदान साबित हो रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है, फसल उगाने की कोई कमी नहीं है, वहाँ के लोगों को जब अपनी ज़मीन दोस्तों छोड़नी पड़ती है ना, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि इनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आ रहे हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खेरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले एक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांश कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही सरंगावली पर्वतमाला से निकला है। आपसे पूछा जा सकता है कि जहां कोई वापसी आधार के पाठ के आधार पर बताई है कि सिंगरौली का नाम है वो किस पर्वतमाला से निकला है, तो आपसे पूछा जा सकता, तो आप जवाब देंगे सरंगावली, जो पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था। यानी कि लेखक कहना चाह रहा है कि भाई सिंगरौली में प्राकृतिक सौंदर्य तो विद्वान था, घने जंगल थे, भूमि उपजाऊ थी, लेकिन यहाँ पर यातायात के साधन बिल्कुल नाम मात्र के थे। इसीलिए इस क्षेत्र को काला पानी के समान माना जाता था, जहाँ ना लोग भीतर आते थे और ना बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। तो काला पानी किसे माना जाता था, तो सिंगरौली क्षेत्र को माना जाता था। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं है। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी, ठीक है, रिहंद बांध आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ था। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली में जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण वैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत गिरोहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहां बाहर का आदमी भटकता ना था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों, विशेषज्ञों की कतार लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदार, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदारों का आक्रमण शुरू हुआ। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था, हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। ठीक है, लेखक जब जाता है तब वहाँ की बातचीत है वो करता है, वो एक बार पहले भी जाता है तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है, ठीक है, और जब वो दोबारा जाता है तब वहाँ की स्थिति को देखता है कि किस तरह सिंगरौली क्षेत्र को उजाड़ दिया गया है। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, जिसमें मानव सुख की कसौटी भी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। लेखक कहना चाह रहा है कि भाई जो पश्चिम था उसमें संस्कृति के नाम पर कुछ भी नहीं है, वहाँ आधुनिकता की अंधी दौड़ है, ठीक है। अंग्रेजों ने खूब कोशिश किया कि हम भारत को है वो सांस्कृतिक अपनी जो अंग्रेजी रंग में रंग सकें, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुई थे। यहाँ पर अभी भी भारतीय संस्कृति विद्यमान थी, यहाँ पर अभी भी सभ्यताएं
अब अभी भी दोस्तों संभावनाएं थी कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकें, अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकें और जीवन की केवल आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करके ही अपनी ज़िंदगी है वो जी सकें, लेकिन हमने उसकी तरफ है वो ध्यान नहीं दिया था। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में नहीं जमा थी, वह तो रिश्तों में जीवित थी। जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य, संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। मतलब ट्रेजेडी ये नहीं है कि भाई औद्योगिकरण का आपने मार्ग चुना, औद्योगिकरण तो भाई चुनना चाहिए, देश का विकास है वो जरूरी है, लेकिन आपने संतुलन नहीं बना के रखा प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में। ठीक है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का एक भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को नहीं आया हो ऐसा जान नहीं पड़ता। तो सिंगरौली जहां कोई वापसी नहीं का संपादित अंश। तो दोस्तों लेखक है वो इसमें यही बात कहना चाह रहा है कि भाई आपने औद्योगिकरण का मार्ग है वो चुना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो औद्योगिकरण करने का जो तरीका है, जो मॉडल है, वो आपको अपनी मर्यादाओं के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से बनाना चाहिए था। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आप कम में गुजारा कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको है वो मार्ग बनाना चाहिए था। आपको बताया कि पश्चिम ने चलो फ्रीज निकाली, फ्रीज बना दी पश्चिम वालों ने, वो इन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों बनाई थी, लेकिन आज हम भारत में भी उसका दोस्तों हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिम वालों ने मान लीजिए डबल रोटी बना दी, पश्चिम वालों ने पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड बना दी दोस्तों, तो वो इनकी आवश्यकता और ज़रूरत थी। ठीक है, वहाँ पर अनाज इतना पैदा नहीं होता बर्फ़ के कारण। ठीक है, लेकिन भारत में तो सारा का चावल पैदा होता है, बाजरा, सभी दोस्तों दालें, सब कुछ पैदा होता है, फिर भी हम दोस्तों मैदा की जो 2-2 महीने बासी हैं वो पिज्ज़ा और बर्गर, रोटी हैं वो खा रहे हैं। तो यही बात लेखक कहना चाह रहा है कि भाई आप जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से तय कीजिए। ठीक है, ना कि आप पश्चिम की नकल करते हुए आप अपने देश को उजाड़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें यही बात कहती है। अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गाँव में सूनापन क्यों है? अमझर से आप समझते हैं कि अमझर ऐसा गांव है जहां पर आम झरते हैं। अमझर में सूनापन इसलिए है क्योंकि अब वहां पर विकास, औद्योगिकरण है वो होने वाला है और वहां की जो सारी संपदा है वो नष्ट कर दी जाएगी। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जो औद्योगिकरण के नाम पर निर्वासित कर दिए गए हैं। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? कि प्रकृति जब विस्थापित करती है तो मनुष्य एक बार चला जाता है, लेकिन जब खतरा टल जाता है तब वापस आ जाता है। लेकिन जब औद्योगिकरण है वो विस्थापित करता है तो वहाँ पर फिर दोबारा वापसी नहीं हो पाती है। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं? कि यूरोप है दोस्तों, उसने तो जो सांस्कृतिक उसकी जो विरासत है वो तो उसने म्यूजियम्स और संग्रहालयों में बंद कर दी है। ठीक है, और उसने जो अपने प्रकृति और उसके बीच में संतुलन नहीं बना रखा है। लेकिन भारत की जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं वो मनुष्य के विस्थापन की हैं और उन्होंने पश्चिम की नकल की है। उसी हिसाब के आधार पर वो औद्योगिकरण करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को है वो ज़िंदगी घटिया स्लम्स में बितानी पड़ती है। ठीक है, पूरा संस्कृति परिवेश नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की आपकी लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? स्वातंत्र्योत्तर भारत की दोस्तों सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम पश्चिम की देखा देखी नकल योजना बनाते हैं, लेकिन हमें अपनी जो विकास की जो हमें मापदंड हैं वो अपनी आवश्यकताओं अपने हिसाब से तय करने चाहिए। ठीक है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को संकट पैदा कर दिया है। क्यों और कैसे? आपको पता है कि औद्योगिकरण के कारण है वो जो तापमान है वो बढ़ गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सारा का सारा कुछ आप पढ़ते आए हैं। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? प्रकृति और इतिहास के बीच में यह गहरा अंतर है। आधुनिक शरणार्थी, ठीक है, जो औद्योगिक विकास से निर्वासित हो गए हैं, तो ये आपके
कुछ एक क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं और दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी किसी इलाकी संप्रदाय उसका अभिशाप बन जाती है। बिल्कुल। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में इन ऋषियों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। पाठ के मूल में मूक सत्याग्रह, पवित्र खुलापन, मटिया में टोना, आफत टलना, ना भटकना, किंतु ये भ्रम है। भूतकाल की क्रिया के साथ अपने, किंतु यह भ्रम है। विस्थापन की समस्या से आप कहाँ तक परिचित हैं? लेखक ने दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। आपकी दृष्टि से दुर्घटना। अब दोस्तों कुछ एक इनके शब्द हैं। विस्थापन यानी अपने निवास स्थान से बलपूर्वक हटाना, उजाड़ना। उन्मूलित यानी अपने मूल से काटना। उन्मूलन, मूल यानी, ठीक है। शाश्वत, निरंतर, कभी ना मिटने वाला। झंझावात, मुसीबत, परेशानी। लोलुप, लालची। चक्का, चक्र, मिट्टी का डेला, गाड़ी का पहिया। तो ये आपका दोस्तों जहाँ कोई वापसी नहीं हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आपके दोस्तों जब तक आपके सुझाव नहीं आएंगे, आप नहीं कहेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों मेरा है दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन है वो कम रहता है। ठीक है, आप जुड़िए दोस्तों, आप अपने लोगों को शेयर कीजिए जो जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि भाई हम कहाँ से पढ़ें, हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। किताबों की दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन रहती है कि भाई 9 से 12वीं तक की किताबें हैं वो कब तक हम पढ़ेंगे। चलो गद्य तो हम तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्तों पद्य है वो कब तक पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि गद्य को हल्के में मत लेना, पद्य से उतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने गद्य से आएंगे। ठीक है, तो दोनों को दोस्तों आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। और गद्य में दोस्तों आप यदि ढंग से थोड़ा सा पढ़ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। और पद्य दोस्तों जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपका 9 से लेकर के 12 तक की किताबों में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप जुड़िए, आप थोड़ा सा पैशनेट होइए। ठीक है, निरंतरता अपनी बनाई है। और मुझे बताइए कि दोस्तों मैं आपकी एक क्लास 2 क्लास भी डाल सकता हूँ रोज़ की रोज़। ठीक है, लेकिन जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक दोस्तों कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरा भी अपना समय है, मुझे भी दोस्तों बहुत काम करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से फिर मैं अपना समय निकाल करके आपको डालता हूँ। लेकिन जब आप मुझ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी डालेंगे तो मैं शायद फिर आपका और दोस्तों ख्याल रखूँगा और अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसको समझने का प्रयास करूंगा। और अपने अंदर है दोस्तों सुधार करके आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो पढ़ाई है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको हम और गति देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।